जय हिंद। वंदे मातरम साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार डिफेंस वॉरियर एकेडमी में। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज आपका आर्मी अग्निवीर से जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है उसके लिए हम लोग बेसिक से अब फिर से शुरुआत करेंगे। जो बच्चे 2023-24 में आर्मी अग्निवीर का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए हमने एक फाउंडेशन बैच आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। तो इसमें क्या करना है, आपको शुरू से लेके जुड़ना है दोस्तों, क्योंकि इस बार आर्मी अग्निवीर बनने का जो सपना है दोस्तों वो आपका हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ है, लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। और ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो दोस्तों आपको मेहनत के साथ लग जाना है। ठोकरें लाख कहेगी कि मारे जाओगे, लेकिन साहस और हिम्मत कहती है कि वर्दी हम लेके रहेंगे। ठीक है, तो इस बार दोस्तों एक नया बैच है, जीरो लेवल से आपको खूब सारी मेहनत करके तैयारी करना है। हम आपको फौज में जाने का सपना पूरा करेंगे दोस्तों। तो जो भी छात्र, जो भी हमारे फौजी भाई नए हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपको फ्री में आर्मी की पूरी तैयारी कराएंगे। जीरो लेवल से सिलेक्शन तक का जो रास्ता है आपको वो हम तय कराएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। तो आपको क्या कहना है, चैनल पर बने रहना है, लगातार हमको फॉलो करना है, जैसे जैसे हम बताएं उस तरह से आपको तैयारी करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्रम में आज हम देखते हैं एक नया क्वेश्चन सीरीज लेके आए हुए हैं जिसको आपको करना है। ये आपके एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको अच्छे से करना है। हमने सारे क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक बताएंगे, जीरो से लेके कैसे एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर की मृत्यु दोस्तों कहां हुई थी, यह प्रश्न है आपका प्रश्न है सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी। तो देखते हैं दोस्तों, आपका कहां हुई थी, पटाला में हुई थी, तक्षशिला में हुई थी, बेबीलोन में या जेंड्रोसिया में। सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी, आपको फटाफट दोस्तों बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। कहां हुई थी, सिकंदर की मृत्यु दोस्तों कहां हुई थी। तो ऑप्शन आपका सी इसका सही जवाब होगा। सिकंदर की मृत्यु दोस्तों बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, अब आपसे सिकंदर से और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सिकंदर का जन्म कब हुआ था, सिकंदर का जन्म, तो दोस्तों आपको लिख देना है, छाप देना है 356 ईसा पूर्व। 356 ईसा पूर्व कब हुआ था सिकंदर का जन्म, तो 356 ईसा पूर्व सिकंदर का जन्म हुआ था। ठीक है, और आपसे प्रश्न आता है सिकंदर के पिता का क्या नाम था। तो सिकंदर के पिता का नाम लिख बता देना। सिकंदर के पिता का नाम, पिता कौन थे, तो इनके पिता का नाम दोस्तों फिलिप था। क्या नाम था, फिलिप था। एक प्रश्न और आपसे पूछता है सिकंदर के गुरु का क्या नाम था। तो सिकंदर के गुरु कौन थे दोस्तों, सिकंदर के गुरु आपके अरस्तु थे। ठीक है, अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। आपसे ये पूछा जाता है सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया, या भारत विजय के अभियान पर भारत कब आया। तो आपको छाप देना है दोस्तों भारत विजय, या लिख सकते हो सिकंदर भारत कब आया। तो 326 ईसा पूर्व कब आया सिकंदर भारत, 326 ईसा पूर्व सिकंदर भारत आया। सिकंदर का भारत में किस शासक के साथ युद्ध हुआ, जो बहुत ही फेमस है, वो बहुत ही बार पूछा जाता है आपका कि सिकंदर का युद्ध किससे हुआ, तो पौरस से। सिकंदर और पौरस का युद्ध हुआ दोस्तों, सिकंदर और पौरस का, राजा जो सिंध के राजा पौरस थे उनके बीच एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का किस नाम से जानते हैं, तो झेलम नदी का युद्ध या बितस्ता का युद्ध। दोस्तों बितस्ता का युद्ध के नाम से इसको जानते हैं, किस नाम से, बितस्ता के नाम से।
सिकंदर भारत से वापस कब लौटा दोस्तों? तो सिकंदर भारत से 325 ईसा पूर्व स्थल मार्ग से भारत से वापस गया था। जब बेबीलोन पहुंचा 323 ईसा पूर्व, वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और सिकंदर ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया, आपसे यह भी पूछा जाता है। तो सिकंदर ने सिंधु नदी को पार करने से मना कर दिया था। ठीक है। तो आपको लगातार करते रहना है। ये सिकंदर से आने वाले प्रश्न थे दोस्तों। और सिकंदर ने जो भारत विजय के अभियान पर या विश्व विजय के अभियान पर निकला था, जो कहां का शासक था? तो सिकंदर यूनान का शासक था। कहां का? यूनान का शासक था। आपको छाप देना है दोस्तों। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि सिकंदर कहां का शासक था। तो सिकंदर दोस्तों यूनान का निवासी था। कहां का था? यूनान का निवासी था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? मेरे प्यारे फौजियों, मेरे प्यारे फौजी अग्निवीरों, आपको बताना है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी, नसीरुद्दीन की थी, या फिर बलबन की बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी दोस्तों? इसमें हम इस क्रम में लगातार हम उन प्रश्नों को भी करेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न से कई प्रश्न हम बनाते हैं, तो देखते रहना है आपको। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है। अच्छा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। कभी कभी ये पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये भारत की पहली महिला शासिका, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी दोस्तों। आपको याद रखना है, आपकी परीक्षा में लगातार पूछा जाता है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। ठीक है। आज दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, रजिया सुल्तान की मृत्यु कहां हुई? रजिया सुल्तान की मृत्यु कहां हुई? तो दोस्तों इसकी मृत्यु हुई थी हरियाणा के कैथल में। आपका ऑप्शन में कैथल दिया होगा दोस्तों, आपको फटाक से कैथल पे छाप देना है, गोला भर देना है। ठीक है। कब हुई थी? तो 1240 ईस्वी में। कब हुई थी रजिया सुल्तान की मृत्यु? 1240 में हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर बहराम शाह से युद्ध करते हुए रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1240 में। रजिया सुल्तान कब से कब तक शासिका रही दोस्तों? तो शासन इसका रहा दोस्तों रजिया सुल्तान का, वो 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक रहा दोस्तों। ठीक है। ये प्रश्न आपसे 3-4 प्रश्न हैं जो रजिया सुल्तान से आपसे पूछे जाते हैं, उनको कर लेना है। रजिया सुल्तान आपका क्लियर हो जाएगा, कभी भी आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है। रजिया सुल्तान किस वंश की थी? तो गुलाम वंश की थी। पिताजी का नाम क्या था? तो इल्तुतमिश नाम था। कब मृत्यु हुई? तो 1240 में। कहां हुई? कैथल में। भारत की पहली महिला शासिका थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बाबर मूल रूप से कहां का निवासी था? आपका प्रश्न है बाबर मूल रूप से कहां का निवासी था? फरगना का, खीवा का, खुरासन का, या सिस्तान का? तो समय ज्यादा नहीं लेना है, आपको फटाफट जवाब देना है। वीडियो को पॉज करके भी आप जवाब दे सकते हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा बाबर फरगना का शासक था। कहां का था? फरगना का शासक था दोस्तों। फरगना आधुनिक समय में कहां पर है? तो उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में है दोस्तों। फरगना का एरिया है वो कहां पड़ता है? वो उज्बेकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। बाबर का, कभी कभी बाबर का पूरा नाम पूछ लेता है। बाबर का पूरा नाम,
तो दोस्तों बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जाबर बाबर का पूरा नाम दोस्तों क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था दोस्तों। क्या नाम था? जबहुरुद्दीन मोहम्मद बाबर। भारत में बाबर ने पहली विजय कब प्राप्त की? तो दोस्तों 1526 में। 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा था दोस्तों? तो पानीपत का युद्ध लड़ा था। पानीपत का युद्ध पहला है ना। 1527 में क्या लड़ा दोस्तों? तो 1527 में दोस्तों इसने कौन सा? खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा का युद्ध लड़ा, ठीक है। 1528 में बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा? चंदेरी का युद्ध दोस्तों। चंदेरी के युद्ध। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? तो दोस्तों राणा सांगा को पराजित किया। आपसे पूछता है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? तो राणा सांगा को पराजित किया। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? तो मेदिनी राय को पराजित किया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। किसको हराया? तो 1528 में। अच्छा, एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बाबर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? बाबर का मकबरा कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में है, ठीक है। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में है। बाबर की मृत्यु कब होती है? तो दोस्तों बाबर की मृत्यु कब होती है? 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बाबर का जन्म 1484 ईस्वी में फरगना के उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर के वंशज कौन थे? बाबर के वंशज। बाबर के वंशज थे दोस्तों तैमूर लंग, चंगेज खान। बाबर के वंशज दोस्तों कौन थे? तैमूर लंग और चंगेज खान बाबर के वंशज थे, ठीक है दोस्तों। आपको पूरी मेहनत के साथ लगे रहना है, कोई भी एक भी प्रश्न आपका छूटने नहीं पाएगा। सारे के सारे प्रश्न आपके कराए जाएंगे इसी कक्षा में, ठीक है। तो एक एक प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? यह आपसे प्रश्न है। बिहार में हुआ था, तलबंडी में हुआ था, आनंद साहेब में हुआ था, या फिर नांदेड़ में हुआ था? गुरु गोविंद जो सिखों के 10वें गुरु थे, उनका जन्म कहां हुआ था आपको बताना है। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना साहब में हुआ था। कहां हुआ था? पटना साहब में, ठीक है। तो आपसे अगली बार ये गलत नहीं होगा। और ये सिखों के 10वें गुरु थे दोस्तों। सिखों के 10वें व अंतिम। सिखों के 10वें गुरु व अंतिम गुरु थे दोस्तों कौन? गुरु गोविंद सिंह 10वें व अंतिम गुरु थे, ठीक है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना की। आपसे दोस्तों पूछता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलनों का क्या नाम था? एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलनों का क्या नाम था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, होम रूल, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंदोलन था जो होम रूल लीग आंदोलन था? कौन था आंदोलन था? तो होम रूल लीग आंदोलन था, ठीक है दोस्तों। किसने
तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर चलाया था। कब चलाया था दोस्तों? तो 1916 में चलाया था। ठीक है, कब चलाया था? तो 1916 में चलाया था। ठीक है, ये होम रूल लीग आंदोलन किसके? देश की स्वतंत्रता के लिए काम करता था। देश की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस के कार्यों को सहयोग करता था तथा नए लोगों को देश की स्वतंत्रता के प्रति उत्साहित करता था, उनको जोड़ता था, जिसके देश के आजादी के लिए लोगों में नव चेतना का प्रसार हो, जिससे देश को आगे आजाद कराया जा सके। ठीक है, अब एनी बेसेंट से एक दोस्तों और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत सॉरी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है दोस्तों, कौन सी थी? पहली महिला अध्यक्ष थी। किस अधिवेशन की थी? तो यह अधिवेशन दोस्तों कहाँ हुआ था? कलकत्ता में आपका यह अधिवेशन हुआ था। एनी बेसेंट को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। कब हुआ था? तो 1917 में। ठीक है, एनी बेसेंट को कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है, भारत की महिला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? दोस्तों जब रूस की क्रांति 1917-18 में हुई, उस समय उस समय रूस का जो शासक था वो कौन था? निकोलस द्वितीय था, अलेक्जेंडर द्वितीय था, कैथरीन थी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों निकोलस उस समय का शासक था। ठीक है, निकोलस द्वितीय उस समय रसिया या फिर रूस का शासक था। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी का होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों तो आपको क्या करना है? अपने संघर्ष को जारी रखना है। अभी भर्ती नहीं है तो क्या हुआ? आपको लगातार पढ़ाई करना है, पहली बार में ही अग्निवीर बनना है, पहली बार में ही तन पे वर्दी लेना है, कंधों पे सितारे, पिता का नाम रोशन करना है। ठीक है दोस्तों, आओ आगे देखते हैं। पंचशील पर भारत व चीन ने कब हस्ताक्षर किए? भारत और चीन के बीच में एक पंचशील समझौता हुआ था मेरे प्यारे छात्रों, उस पे कब हस्ताक्षर हुए भारत और चीन पे? 1954 में, 1956 में, 1962 में या फिर 1960 में? पंचशील समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1954 में। कब हुए? पंचशील समझौते पर सिग्नेचर या साइन कब हुए? 1954 में हुए। पंचशील समझौता क्या था दोस्तों, जान लेते हैं। दोस्तों भारत और चीन के बीच जब तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया, उस समय जो तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की भूमि थी उसको लेकर विवाद था। ठीक है दोस्तों, तो उस विवाद को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की भूमि को बंटवारे के लिए भारत और चीन के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसको हम पंचशील समझौते के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1954 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो भारत और चीन के मध्य में हुआ था। ठीक है दोस्तों, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है? सिंधु घाटी से, बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या इनमें से कोई नहीं? जवाब दीजिए दोस्तों फटाफट। बताइए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बौद्ध धर्म, इसका सही जवाब हो जाएगा। अजंता एलोरा की गुफाओं किससे संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कभी कभी पूछ लेता है गुफाओं की संख्या कितनी है, तो दोस्तों गुफाओं की संख्या 29 है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं? तो अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं?
महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, आपसे ये पूछता है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र में है। किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मूलतः आज के समय 6 गुफाएं ही शेष बची हुई हैं। तब गुफाओं की संख्या 29 थी पहले, अभी 6 तत्काल समय में विद्यमान है। ठीक है, तो किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है या बुद्ध धर्म से संबंधित है। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई। ठीक है, 1526 में, 1556 में, 1757 में या 1761 में। दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई जो लड़ी गई वो 1526 में लड़ी गई। कब लड़ी गई, 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, किसके मध्य हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा, राणा सांगा के मध्य पहला पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, बाबर विजयी हुआ था। बाबर विजयी हुआ था, राणा सांगा की इस युद्ध में हार हुई थी। ठीक है, ये भारत में बाबर की पहली विजय थी। इस विजय के उपरांत भारत में किसका शासन हो गया, तो मुगल वंश का शासन स्थापित हो गया दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, दिल्ली के साम्राज्य पे बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी। 1556 में दोस्तों कौन सा हुआ था, तो 1556 में तालीकोटा, 1757 में दोस्तों मद्रास का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्त, अगला देखते हैं। 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना किसने की थी, मेरे वीरों 1582 में दीन इलाही की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। अरे गुरुजी आप बताओगे, हम बताएंगे तो हम बताते हैं। दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी, तो अकबर ने की थी। ठीक है, कब किया था, 1582 में किया था। क्या था दीन इलाही, क्या था दोस्तों जान लेते हैं। दीन इलाही अकबर द्वारा चलाया गया एक धर्मनुमा पद्धति थी, जिसमें वो चाहता था कि हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी धर्मों के लोग एक समान धर्म के रूप में कार्य करें। ठीक है, अकबर धर्म को एकजुट करना चाहता था। ठीक है, और दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू शासक कौन था, तो बीरबल था। ठीक है, दीन इलाही को अपनाने वाला पहला हिंदू शासक कौन था दोस्तों, तो वो था बीरबल, बीरबल। ये आपसे पूछता है दोस्तों आपके एग्जाम में कि दीन इलाही को अपनाने वाला एकमात्र शासक या कौन सा शासक था, तो बीरबल था दोस्तों। आपको बीरबल के ऊपर छाप देना है, गोला भरना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, कैप्टन कुक ने किया था, कॉपरनिकस ने किया था, केपलर ने किया था या वास्को डी गामा ने किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत पहुंचने के जलीय मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। किसने किया था, वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था, तो 1498 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कहां पर पहुंचा था, भारत में पहुंचा था। कहां पर पहुंचा था, तो केरल में, केरल के कालीकट, कालीकट पहुंचा था, है ना।
कब? 1498 में। दोस्तों असल में भारत में की खोज की जगह वास्को डिगामा अमेरिका की खोज करने के लिए जली मार्ग से निकला था और कहां पहुंच गया था? भारत पहुंच गया था। ठीक है, तो भारत के जली मार्ग की समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने की। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में आया। वास्को डिगामा भारत में पहली बार कहाँ आया? तो कालीकट में आया। कालीकट कहाँ है? केरल में है। किस कार्य के व्यापार के लिए आया था? तो मसालों के कार्य के व्यापार के लिए। ये आपके वास्को डिगामा से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी या जॉर्ज यूले? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों व्योमकेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। कहां हुआ था? कहां हुआ था? तो कहां हुआ? तो मुंबई में हुआ था दोस्तों। कहां हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना किसने की? कांग्रेस की स्थापना तो किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने। दोस्तों कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो एओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी मतलब व्योमकेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, कब हुआ था? 1885 में। अगर आपसे दोस्तों ये पूछता है कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। पहले पारसी अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने? तो दोस्तों 1886 के दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, जो पहले पारसी अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब को 1887 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, और जॉर्ज यूले को 1888 में चुना गया। पहले ईसाई अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। पहले हिंदू अध्यक्ष पूछ ले तो व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यही हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी आपका सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में हुआ। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। कहां हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कहां से हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से हुआ था भूदान आंदोलन, आंध्र प्रदेश से, बिहार से या फिर हरियाणा से? मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, इसका जवाब देना है आपको। तो इसका दोस्तों शुरुआत जो हुई थी भूदान आंदोलन की, वो आंध्र प्रदेश से हुई थी दोस्तों। कहां से हुई थी? आंध्र प्रदेश से हुई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों आचार्य विनोबा भावे ने।
आचार्य विनोबा भावे ने किसकी आंदोलन की शुरुआत की थी? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। भूदान आंदोलन दोस्तों वास्तविक में क्या था आप समझ लो। भूदान आंदोलन ये था कि जिन किसानों के पास या जिन मजदूरों के पास भूमि नहीं थी देश की आजादी के बाद, उनको भूमि उपलब्ध कराने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने एक आंदोलन की शुरुआत की जिसको भूदान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो जमींदार लोग थे उनसे कुछ भूमि को दान करके छोटे या मध्यम वर्गीय जो मजदूर किसान थे उनको भूमि का कुछ हिस्सा उपलब्ध कराना था। ये भूदान आंदोलन का मुख्य विषय था। ठीक है, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो आंध्र प्रदेश से। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो आचार्य विनोबा भावे ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य में हैं? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में? इस बार आपकी परीक्षा में इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे क्योंकि अब आर्मी अग्निवीर का जो लेवल है वो एक लेवल अप दोस्तों आपका पेपर कराया जाने लगा है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, हम आपका पेपर 0 लेवल से अप लेवल तक कराएंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके नए पैटर्न के हिसाब से हैं वो भी हम कराएंगे। ठीक है, कुछ भी चीजें छूटेंगी नहीं। तो इसका सही जवाब देखते हैं दोस्तों। विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य में हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कितनी सीटें हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 80 सीटें हैं। कितनी हैं लोकसभा की? 80 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 40 सीटें हैं दोस्तों। कितनी हैं? तो 40 हैं। मध्य प्रदेश में कितनी हैं मेरे प्यारे छात्रों? तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की प्यारे बच्चों। राजस्थान में कितनी सीटें हैं प्यारे बच्चों? तो 25 सीटें हैं लोकसभा की दोस्तों। राजस्थान में 25, मध्य प्रदेश में 29, उत्तर प्रदेश में 80 और बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करना है आपको लोकसभा सीटों की संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। मद्रास का युद्ध कब हुआ? 1556 में, 1612 में, 1746 में या फिर 1757 में? मद्रास का युद्ध कब हुआ आपका? तो फटाफट जवाब दीजिए, 5 सेकंड में आपको जवाब देना है। अरे भाई जीके के क्वेश्चन है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। फटाफट जवाब करो। चलो ठीक है, मैं बताता हूं। इसका सही जवाब होगा 1757 में मद्रास का युद्ध हुआ। मद्रास का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया ये पूछा जाता है। तो दोस्तों अंग्रेजों प्लस भारतीय प्लस फ्रांसीसियों के मध्य मद्रास का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, कब लड़ा गया? 1756-57 में मद्रास का युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पर 1757 है, इसलिए 1757 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। कौन सा? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या इनमें से कोई नहीं? बताओ बच्चों। अच्छा, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। जी बच्चों, ठीक है गुरुजी, भारत का सही बता रहे हो। भारत का पहला सम्मान भारत रत्न है। तो दोस्तों भारत का भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को कब मिला? तो 2015 में मिला। ठीक है, क्या मिला? भारत रत्न सम्मान। अभी कभी आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आप क्या जवाब करेंगे? क्या छापेंगे? आपको ये छापना है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है। और भारत रत्न की शुरुआत दोस्तों कब की थी? भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। ठीक है, 1954 में हुई थी। पहली बार 3 लोगों को इसका पुरस्कार दिया गया था। इसमें अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है दोस्तों। तो पहले कौन थे?
राधा कृष्णन, राधा कृष्णन चक्रवर्ती, राज गोपालाचारी, तीसरे कौन थे तो सीवी रमन। सीवी रमन दोस्तों, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। पहली बार 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति तत्कालीन राधा कृष्णन और दूसरे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा सीवी रमन थे। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई। अभी तक आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है आगे जाके कि भारत रत्न को कितनी बार बंद किया गया, तो दोस्तों 2 बार भारत रत्न पुरस्कार देना बंद किया गया है अभी तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया? अभी भारत रत्न था, अभी अर्जुन पुरस्कार आ गया है। ये भी कुछ बच्चे भी कहेंगे सर आप क्या पुरस्कार कराते हैं, तो बच्चों ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए ये सारे प्रश्न हम कराते हैं, क्योंकि आपको जीरो से हीरो बनाना है। आपको एक बच्चे से एक ने सपना जो देखा है अग्निवीर बनने का, वो हमको पूरा कराना है। तो इस कड़ी में आपको लगातार मेहनत करनी है। देखते हैं अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया, 1952 में, 1961 में, 1965 में, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए बच्चों। तो दोस्तों इसकी शुरुआत जब हुई वो था वर्ष 1961 में। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की। दूसरा प्रश्न आपसे आता है कि किसको दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, तो खेल में विशेष योग्यता वाले खिलाड़ियों को, खेल में विशेष योगदान देने वाले खिलाड़ियों को, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, कब शुरुआत हुई? 1961 में। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की जो खेल राशि है दोस्तों वो 25 लाख रुपए है। कितनी है? 25 लाख रुपए है अर्जुन पुरस्कार की। अगला प्रश्न देखते हैं। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जापान का, कनाडा का, स्पेन का, या फिर यूएसए का? खेल से संबंधित आपकी परीक्षा में दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो खेल के प्रश्न आपको बहुत याद करना होगा। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बुल फाइटिंग है। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो सूमो कुश्ती है। सूमो कुश्ती जापान का राष्ट्रीय खेल है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल। अमेरिका का भी क्या है? बेसबॉल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, या फिर इनमें से कोई नहीं? चिल्का झील कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो चिल्का झील मेरे प्यारे दोस्तों ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों? चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। ठीक है, अब या और चिल्का झील से पूछे जाने वाले और भी प्रश्न हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़े खारे पानी की झील है दोस्तों, कौन सी? चिल्का झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील दोस्तों क्या होता है?
जो समुद्र के तटीय भाग में कोस्टल एरिया में जो झील होती है, जो ज्वार और भाटा के समय में जो पानी का तेज बहाव आके झील में चला जाता है और बड़ी सा झीलों का तटीय एरिया में निर्माण होता है, उसको लैगून झील कहते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है खारे पानी की? चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील दोस्तों ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? लगातार आने वाला प्रश्न, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर या इनमें से कोई नहीं? आपको 3 जवाब में देना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फटाफट जवाब करो मेरे प्यारे शेरों, मेरे प्यारी शेरनियों, आप पहले जवाब करिए फटाफट। तो मेरे शेरों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है दोस्तों। इसकी जो गहराई है, इसमें एक गहराई है, इसको क्या कहते हैं? मैरियाना, मैरियाना गर्त कहते हैं दोस्तों इसको। इसकी जो गहराई है वो करीब 10,994 10,994 मीटर के करीब ये गहराई है इसकी। और ये कहां पर है? प्रशांत महासागर में है। दोस्तों देखने वाली बात है कि ये जो गहराई है ये हिमालय से भी ऊंची है। दोस्तों हिमालय की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। इसकी जो गहराई है तो 10,994 मीटर है। दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि पृथ्वी की सबसे गहरी सतह जगह कौन सी है, तो मैरियाना गर्त कहां पर है? प्रशांत महासागर में। पृथ्वी की सबसे ऊंचाई वाला स्थल तो क्या हो जाएगा? एवरेस्ट हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गरबा कहां का लोक नृत्य है? बताइए दोस्तों, गरबा कहां का लोक नृत्य है? जवाब दीजिए फटाफट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? दोस्तों राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, गुजरात का या फिर असम का? गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों देखिए आपसे ये बता दें कि लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में दोस्तों अंतर होता है। लोक नृत्य वो होता है जो किसी क्षेत्र विशेष समुदाय बोली द्वारा नृत्य किया जाता है, उसको लोक नृत्य कहते हैं। शास्त्रीय नृत्य कहते उसे हैं जो भारत सरकार द्वारा अपनाए गए किसी शास्त्रीय विद्या में पारंगत लोगों द्वारा किया जाता है, उसको शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। तो ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? की संख्या दोस्तों 8 है पूरे भारत में। ठीक है, कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं देख लेते हैं। एक है कथकली। कथकली दोस्तों कहाँ का है? तो केरल का है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? भरतनाट्यम। कहाँ का है दोस्तों? तो तमिलनाडु का। तमिलनाडु का है दोस्तों। तीसरा क्या है? यक्षगान। यक्षगान दोस्तों ये कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। ये दोस्तों शास्त्रीय नृत्य हैं। क्या है? शास्त्रीय नृत्य हैं। चौथा कौन सा है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। पांचवा कौन सा है? देखें तो कथक है। कथक दोस्तों कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कथक
कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और छठा कौन सा है? तो दोस्तों मणिपुरी। मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। मणिपुर का दोस्तों। और कौन है? एक और है, सातवां है मोहनी अट्टम। मोहनी अट्टम दोस्तों ये कहाँ का है? तो केरल का। केरल के दोस्तों दो शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन सा? कथकली और मोहनी अट्टम। आठवां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य। त्रिया नृत्य ये कहाँ का है दोस्तों? तो ये है असम का। ठीक है। तो दोस्तों भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। ये आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है। और गरबा क्या है? एक लोक नृत्य है। लोक नृत्य वो होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष, बोली भाषा या समुदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, या किसी त्योहार के उपलक्ष्य में किया जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं? लोक नृत्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई? हरित क्रांति भारत में किस क्षेत्र में सफल हुई? गेहूं के क्षेत्र में, गन्ना के क्षेत्र में, चावल के क्षेत्र में, या सरसों के क्षेत्र में? दोस्तों आपको जीरो लेवल से तैयारी करा रहे हैं, आपको बोर नहीं होना है, आपको लगे रहना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे, लगाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको बेस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज का बेस जानना बहुत जरूरी है। अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। ठीक है दोस्तों, तो आधा ज्ञान नहीं लेना है, पूरे ज्ञान के साथ आगे बढ़ना है। हरित क्रांति भारत में किस क्षेत्र में सफल हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा छात्रों, गेहूं के क्षेत्र में। ठीक है। अब ठीक है, हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है दोस्तों? तो एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति कब आई? तो 1900 से हरित क्रांति के भारत में आगमन दोस्तों कब है? तो 1965 से लेके 1969 तक भारत में हरित क्रांति हुई, का उदय हुआ, उसमें गेहूं की फसल पे सफल हुई। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर पड़ेगा? बचपन से दोस्तों पढ़ते चले आ रहे हैं कि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल क्यों नहीं है? तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल उपस्थित नहीं है या बहुत कम है। तो क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, या वही रहेगा? इनमें से कोई नहीं। चंद्रमा के एक व्यक्ति के भार पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों घटेगा। दोस्तों चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का भार या किसी वस्तु का भार घट जाएगा, परंतु उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भार तो घटेगा पर द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितना घटेगा? तो 1/6 के रेशियो में आपका भार घटेगा। अगर आप मान लीजिए 60 किलो के हैं तो आप 10 किलो के बचेंगे। ठीक है, 10 किलो भार रह जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? मेरे शेर, मेरी शेरनियों, आप बताओ कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? अरे चीर के बहा देंगे दुश्मन के, चीर के बहा देंगे लहू दुश्मन के सीने का, यही तो मजा है दोस्तों फौजी बन के जीने का। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे दोस्तों आपको लगातार बने रहना है। बताइए भारत की
मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है, चिल्का है, उदय सागर है या गोविंद सागर है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों गोविंद सागर। गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है या मानव निर्मित झील। कभी कभी आपसे कृत्रिम झील पूछ लेता है, तो कौन सी होगी? गोविंद सागर झील है। कौन सी नदी पर स्थित है? तो दोस्तों सतलज नदी पर, सतलज नदी पर। और इससे कौन सी नदी निकाली गई है? तो इंदिरा गांधी नहर। कहां से? गोविंद सागर झील से। पंजाब में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह के, या जो सिखों के 10वें गुरु हैं, उनके नाम पर इस गुरु का, इस झील का नाम गुरु गोविंद सिंह या गोविंद सागर झील रखा गया है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम या मानव निर्मित झील है। असम की राजधानी क्या है? मेरे शेरों बताओ, असम की राजधानी क्या है? इस बार अग्निवीर की परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। राज्य की राजधानी, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के राज्यपाल। तो इसी क्रम में ये प्रश्न, असम की राजधानी क्या है? अगरतला है, कोहिमा है, दिसपुर है या शिलांग है? प्रश्न आपका बहुत सरल है, इसलिए समय नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी जवाब दो। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो दिसपुर, इसका सही जवाब हो जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर है। अगरतला किसकी राजधानी है दोस्तों? तो त्रिपुरा की। किसकी? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। कोहिमा किसकी राजधानी है दोस्तों? तो नागालैंड की। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। शिलांग किसकी राजधानी है? तो दोस्तों मेघालय की। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। तो ये थी राजधानी। भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानियां, उनमें उनके मुख्यमंत्री, उनके राज्यपालों के नाम आपको याद करना है। अगले चैप्टर में हम दोस्तों भारत के मुख्यमंत्री, भारत के राज्यों के राज्यपालों के नाम आपको विस्तृत रूप से कराएंगे, ठीक है? तो दोस्तों अभी वीडियो में बने रहना। जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए अपने भाई को, अपना परिवार डिफेंस वॉरियर एकेडमी को आगे बढ़ाओ। सिख धर्म का संस्थापक तथा प्रथम गुरु था। सिख धर्म के संस्थापक तथा प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास, गुरु तेग बहादुर। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिख धर्म का संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे। इनका जन्म दोस्तों 1469 में कहाँ हुआ था? तलबंडी। तलबंडी। तो इसको अभी ननकाना साहब के नाम से जानते हैं, ननकाना साहिब के नाम से दोस्तों जानते हैं। कहाँ हुआ था? जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, ननकाना साहब में 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, ठीक है? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। कौन से थे? तो 10वें गुरु थे। ये कौन से थे? ये तीसरे थे। और ये कौन थे? 9वें गुरु। अगला प्रश्न देखते हैं। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? दोस्तों नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बताइए जरा। राजस्थान में हुआ था, बंगाल में हुआ था, उत्तर प्रदेश में या बिहार में? नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो प्यारे छात्रों, नील विद्रोह दोस्त बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, ठीक है? नील विद्रोह में दोस्तों एक किसानों के द्वारा किया गया विद्रोह था, अंग्रेजी सत्ता या हुकूमत के खिलाफ, जो नील की खेती जबरन कराते थे किसानों से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे बड़ा कौन है?
ब्रह्मांड है, आकाश गंगा है, तारा है या विश्व है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आकाश गंगा। दोस्तों सबसे बड़ी जो है वो आकाश गंगा है। आकाश गंगा के अंदर ही कई सारे ब्रह्मांड हैं और कई सारे ब्रह्मांड के अंदर ग्रह हैं और ग्रहों के अंदर विश्व है मतलब। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका आकाश गंगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत पहला मुसलमान आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर बाबर? पहला मुस्लिम अरब आक्रमणकारी कौन था? तो मेरे प्यारे छात्रों, पहला मुस्लिम अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है। किसने कब भारत पर आक्रमण किया? तो 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने पहले बार आक्रमण किया। कहाँ किया? तो सिंध पर। सिंध पर पहली बार आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। पहला मुस्लिम अरब आक्रमणकारी कौन था? तो मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते थे। आशा करते हैं आपको क्लास समझ में आई हो। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, डिफेंस वॉरियर एकेडमी के परिवार को बड़ा करिए। ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगला वीडियो लेके हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। ठीक। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।